हेलो। नमस्ते। मैथ्स विथ अमित आनंद में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी की सीरीज चल रही है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तो आपने देख ही लिया होगा। यह पार्ट 4 है और पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन आपके सामने में है। लेकिन यार थोड़ा सा सब्सक्राइब किया कीजिए, सब लोगों को सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा लाइक कमेंट भी किया कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। कल मैंने 2 एक्स्ट्रा वीडियो अपलोड किया था जो आप लोग देख लिए होंगे, तो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कमेंट किया कीजिए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। आज ये पार्ट 4 बन रहा है और पार्ट 4 का क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या का 1/7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है, तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है। कहने का मतलब कोई नंबर है, 2 अंकों का एक कोई नंबर है, तो उसमें क्या है ना कि उस नंबर का 1/7 भाग लेंगे और उस संख्या को आधा करेंगे, तो जो आधा होगा और 1/7 होगा, दोनों का डिफरेंस जो है वो 15 आएगा। ठीक है। तो बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या होगा। बहुत लोग इस क्वेश्चन को ना लेट एक्स करके बनाते हैं, पर हम लोग एक्स तो लेट करेंगे नहीं। तो आपको थोड़ा समझा दो समझाने के लिए कि ये कह रहा है ना कि 1/7 भाग लेते हैं और फिर क्या बोल रहा है कि 1/2 लेते हैं, मतलब हाफ लेते हैं उसका। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये आपको मन में ही करना है। ठीक है, मैं लिख के समझा रहा हूँ पर ये मन में ही करना है। हम ना ये इस दोनों का ना एलसीएम लेते हैं, जो बेस में होता है दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेते हैं क्या होता है 14, यानी कि जो नंबर है ना उसको लेट कर लेते हैं 14। अगर नंबर 14 अगर लेट कर लिए तो इसका 1/7 भाग कितना होगा, तो आप बोलेंगे 14 का 1/7 भाग तो भैया 2 होगा, तो अपन लिखते हैं 2 होगा। ठीक है। फिर 1/14 का हाफ कितना होगा, तो आप बोलेंगे वो तो 7 होता है। ठीक है। तो 7 और 2 का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे डिफरेंस तो भैया 5 है। लेकिन डिफरेंस दिया कितना है, उसने बोला कि 15 दिया है, 15 कम है। इसका मतलब 5 का वैल्यू कितना है, 15 है। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 3 आएगा। तो संख्या को माने क्या थे 14, तो 14 का वैल्यू कितना आएगा, तो बोलेंगे 14 गुने 3 मतलब 42। और संख्या के अंकों का योग बोला है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के कितना आएगा 4 2 6, तो आंसर हो जाएगा 6। तो क्वेश्चन हो गया खत्म। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन सेकेंड है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द आउटर रेडियस ऑफ ए स्पेरिकल सेल इज 9 सेंटीमीटर एंड द थिकनेस ऑफ द सेल इज 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड फॉर द सेल इन क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। मतलब एक गोलाकार कोई गोला है, और गोला का जो बाहरी रेडियस है ना, जो बाहरी रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है और उसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि उसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है, मतलब तो एक गोला है, गोला में कितना मटेरियल यूज हुआ है ये हमको बताना है। ठीक है। आप ये बताइए कि गोला का जो बाहरी रेडियस है, मतलब कैपिटल आर उसको मानते हैं, वो दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो स्मॉल रेडियस होगा, जो अंदर की त्रिज्या, जो कि आपको पता है ना कि मोटाई 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर कहने का मतलब है कि जो आंतरिक त्रिज्या होगा वो होगा 8 सेंटीमीटर। क्योंकि जो बाहरी त्रिज्या होती है बाहरी त्रिज्या आती कैसी है, तो जो आंतरिक त्रिज्या होती है उसमें जो मोटाई होता है वो ऐड करते हैं तो हम लोग को बाहरी त्रिज्या प्राप्त हो जाती है, बाहरी रेडियस, आउटर रेडियस हम लोग को पता चल जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो भी होगा ना, एक तो पहली बात मेरे को समझा दो जरा, इसमें जो भी होने वाला है उसमें पाई तो पक्का होगा। ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि पाई का वैल्यू क्या होता है, तो आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ कि पाई का वैल्यू जो अगर 22/7 होता है, इसका मतलब है कि 22 में ना 11 × 2 है। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो पहले मैं आंसर चेक कर लूँ, क्योंकि इसका फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला आपको पता होगा ना कि 4/3 पाई, ये कैपिटल आर क्यूब में से माइनस हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अगर हम 4/3 पाई को कॉमन लें तो बचेगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो आपको पता है कि इसमें पाई से तो गुना होना ही है, पाई का मतलब है कि 22/7 और 22 का मतलब होता है 11। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन 11 से कटने वाला है, वही अपना आंसर हो जाएगा। मैं फिर भी बना के दिखाऊंगा आपको। चलो ठीक है, देखते हैं। अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 12×3 = 36 और 9×3 = 27, 36 27, और ये 36 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38, तो हो जाएगा ये 2738। ठीक है। बाई में 3 है, उसको 3 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 15×3 = 45, 9×9 = 27 और एक 46, इसका मतलब हो गया, ये हो गया 2746। ये कितना है, ये बोलेंगे 2727 और एक 28, ये 28 है। ठीक है। यहाँ देखेंगे 9×5 = 45 और 45, मतलब 45 और 45 और 3 कितना हो गया 48। अब आपको पता है कि 11 से कोई भी संख्या कटता कब है, तो उसका रूल होता है ना, तो उसके जितने भी ऑड प्लेस पे नंबर होते हैं उसका सम
और जो इवन पैलेस पे होते हैं उसका सम, दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 हो या 11 हो, 0 या 11 हो तो वो डिविजिबल होता है 11 से। तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या बना रहा है, यहाँ पर 3 2 5 बना रहा है, 8 7 15 बना रहा है, डिफरेंस आएगा 15 माइनस 5 तो हो गया 10। तो 10 तो कटने वाला है नहीं, तो ये तो गया। आगे आते हैं, फिर यहाँ पे 4 2 6 हो गया, 7 6 13 हो गया, तो ये तो कभी डिफरेंस कटने वाला है नहीं, तो ये भी कैंसिल। यहाँ आते हैं, यहाँ 2 2 4 हो गया, 8 7 15 हो गया, 15 में से 4 गया तो 11 बच गया। तो ये तो ऑप्शन हो सकता है। आगे चेक कर लेते हैं, 4 4 8 हो गया और 8 5 13 हो गया, तो बच गया 5। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन तो सी ही होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें पाई का यूज है। पाई का मतलब 22/7 होता है और 22 का मतलब 11 होता है। तो जो भी ऑप्शन होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, तो हम 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। फिर भी इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका यही है कि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 स्मॉल आर क्यूब। इसका मतलब इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। चलिए तो हम इसको बनाते हैं। 4/3 पाई का मतलब हो गया 22/7 हो गया। तो भैया कैपिटल आर कितना है, तो आप बोलेंगे 9 है। तो 9 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलेंगे 729 होता है। फिर स्मॉल आर है, स्मॉल आर का वैल्यू कितना निकल के आया है, 8 निकल के आया है। क्यों, क्योंकि कैपिटल आर में से उसका मोटाई घटाएंगे, जो उसका थिकनेस है वो माइनस करेंगे, तो स्मॉल आर चलाएगा अपना। तो स्मॉल आर कितना हो गया 8, 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो हम माइनस करेंगे, तो यहाँ देखते हैं, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा भैया, तो इसको देख लेते हैं 7, फिर यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2। तो ये 7 से तो कटेगा, तो कैसे कटेगा 3 1 कट गया। अब तो कोई कटने वाला है क्या, कोई नहीं कटने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कितना होने वाला है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, 22 का मतलब हो गया होता है कि 11 टू 2, 2 को हटा के 4 से गुना करो तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 को ने 31 से गुना करो तो हो जाएगा 8 इकाई 8, 8 3 24, इतना हो गया। और इसका मतलब हो गया फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, यही होगा ना। तो ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करना किसी संख्या को बड़ा आसान होता है। जो संख्या दिया हुआ है, जैसे कि मैं समझा दूँ जरा सा, कि मान लो आपको 52 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो आप क्या करेंगे पता है, 52 ही लिखेंगे और दोनों को ऐड करके बीच में रख देंगे। दोनों को ऐड करके कितना 7 होगा, 7 बीच में डाल देंगे, तो ये हो गया 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका। इसमें 248 है, तो इस दोनों को एक नंबर और एक नंबर इसको मान लो, तो भैया 248 तो होना ही है, तो 8 तो होगा ही होगा। फिर दोनों को ऐड करो तो हो जाएगा 24 8 32, 32 को बीच में डालो, बीच में 2 अंक तो डाल नहीं सकते हैं इसलिए 2 डालेंगे, 3 कैरी आ जाएगा। फिर 24 में 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 27। तो 27 2 8/3, ये आप देख सकते हैं। इसको आप तोड़ लीजिए या फिर यहाँ ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा, 27 2 8 यहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो या तो आप फार्मूला से जाइए या फिर 11 का मल्टीपल देख लीजिए, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना y इक्वल टू क्यूब रूट 6 माइनस 4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y क्यूब प्लस 12y स्क्वायर प्लस 48y प्लस 100। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, y दिया गया हुआ है, तो आप बोलेंगे y इक्वल टू दिया हुआ है क्यूब रूट 6, तो लिख लेते हैं माइनस 4। तो हम लोग क्या करेंगे ना, y को उस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा y प्लस 4 इक्वल टू क्यूब रूट 6। अब दोनों तरफ ना क्यूब करेंगे, देखिए क्यूब बोथ साइड्स, क्यूब करेंगे बोथ साइड में, तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। 3a स्क्वायर कहने का मतलब है 3a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर इंटू 4, फिर हो जाएगा 3ab स्क्वायर मतलब 3ab स्क्वायर मतलब 16। ठीक है, इधर क्यूब रूट 6 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 6। अब करते हैं जरा क्या आने वाला है, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया y क्यूब, यहाँ पे हो गया 4 3 12 y स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 16 3 48y, और यहाँ पे हो गया 64 इक्वल टू कितना दिया हुआ है अपने को, दिया हुआ है 6। तो कुछ नहीं, मुझे 100 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें, ये ऊपर से कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो बस इसमें 100 तो लिखा हुआ है, इसका मतलब 64 में क्या जुड़ा होगा 36। 36 हम इधर भी जोड़ेंगे 100 बनाने के लिए, और इधर भी 36 जोड़ेंगे, तो ये तो बन गया 100। और इसका वैल्यू कितना आ गया 36 प्लस 6 का मतलब हो गया
42। तो अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 42। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, जो दिया हुआ इक्वेशन बस मैंने क्यूब किया और आंसर अपना आ गया। लास्ट में देखा हमने कि यहाँ पे 100 दिया हुआ है तो 36 ऐड करने पे 100 आएगा, तो 36 क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड करेंगे और अपना आंसर चलाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। राम और दीप्ति प्रत्येक ने 8,000 रुपये की राशि को 2 साल की अवधि के लिए 30% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। हालांकि राम के लिए ब्याज सालाना चक्रवृद्धि था और दीप्ति के लिए यह हर 8 महीने में चक्रवृद्धि था, तो 2 वर्ष की अवधि के अंत में दीप्ति को राम की तुलना में ब्याज के रूप में कितना अधिक प्राप्त हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि 8,000 रुपये की राशि है, राम को भी दिया दीप्ति को भी दिया, 30% ब्याज दोनों को दिया, लेकिन अंतर क्या है कि दोनों को 2 साल के लिए दिया, लेकिन राम को जो दिया गया वो सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया गया, लेकिन जो दीप्ति को दिया गया वो 8 मंथली कंपाउंडेड था। अब मैंने आपको पहले ही कहा है कि इस बार एनटीपीसी सीबीटी 2 में 8 मंथली वाले क्वेश्चन भर भर के आए हैं। जितने भी शिफ्ट हुए उसमें 8 मंथली वाले क्वेश्चन आए हैं, तो आगे भी जो लेवल 5 होने वाला है उसमें 8 मंथली हो, 4 मंथली हो, 6 मंथली हो, जो भी हो वो आने वाला है, तो आप प्लीज़ उसको करके जाइएगा। वैसे 8 मंथ वाला क्वेश्चन के लिए मैंने पहले ही 2-3 वीडियो में आपको बहुत कुछ समझा चुका हूँ, फिर भी समझा देता हूँ कि 8 मंथली कहने का मतलब है कि ये 30% 12 महीने के लिए है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 12 मंथ के लिए कितना है, तो आप बोलेंगे 30%। ठीक है, तो हमको निकालना है 8 महीने के लिए, तो क्यों ना पहले मैं निकाल लूँ 4 महीने के लिए। तो 4 महीने के लिए कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 10%। तो 8 महीने के लिए कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे भैया 20%। तो 8 महीने पे निकल के आ गया मेरा 20%, यानी कि 8 मंथली कंपाउंडेड अगर होगा तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 20%। और बात 2 साल की है, तो आपको मैं पहले भी समझा 2 साल का मतलब होता है 24 महीने, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 साइकिल। इसका मतलब है राम के लिए भले ही 2 साल हो और दीप्ति के लिए वही चीज़ 3 साल का है। ठीक है, और राम के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% और दीप्ति के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। ठीक है, तो 30% 2 साल में कितना बनता है, अभी मैंने जस्ट एक वीडियो डाला है उसमें सक्सेसिव इंक्रीज के बारे में मैंने सिखाया है। 30% अगर 2 साल लगता है तो सीआई में सक्सेसिव इंक्रीज होता है। तो 30% को सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, तो मैंने फार्मूला बताया था, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 30 + 30 + 30 × 30/100 सक्सेसिव इंक्रीज का ये फार्मूला होता है। तो हो जाएगा 60, यहाँ पे बचेगा 9, तो हो जाएगा 69%। ये हो गया राम की बात, राम का 2 साल का ये हो जाएगा इंटरेस्ट। अब बोलते हैं हम लोग कि भैया राम को तो निकल गया, अब दीप्ति की बात करते हैं। तो दीप्ति का हमें पता है कि भैया 20%, तो तीन बार साइकिल होने वाला है, तो 3 साल की बात होगी। ठीक है, 3 साल के लिए मैंने बताया था 20% पे हो जाता है 72.8%। वैसे अगर फार्मूला मैंने तो पहले भी बताया था, लेकिन फिर भी आपको फार्मूला भी मैंने बताया था कि यहाँ पे होता क्या है 3a × 3a² और a³ अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल समान हो तो यही फार्मूला हम लोग लगाते हैं और इस तरीके से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चला आएगा। और यहाँ पर जो भी होता है a³ हो 3a² हो, दो सब ना डबल डिजिट में होता है। ठीक है, तो आप करके देख लो। जैसे 20% है तो 20 का क्यूब कितना होगा 8,000, 8,000 में बस डबल डिजिट रखना है तो डबल जीरो रखेंगे और भैया 80 अपना कैरी चलाएगा। ठीक है, तो 80 को कैरी यहाँ लिख लो। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे a² × 3 इसका मतलब 20 का स्क्वायर हो गया 400, 400 3 का मतलब है 1200, 1200 में 80 जो कैरी है उसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1280। फिर हमको 2 डिजिट रखना है तो 80 ही रखेंगे, 12 अपना हो जाएगा कैरी, पॉइंट देंगे और फिर इस पे आते हैं। अब कैरी कितना हो गया 12 हो गया भाई, ध्यान रखिएगा 12। ठीक है, अब क्या है 20 है तो 20 3 60, 60 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72, तो अपना आ गया 72.8%। वैसे तो आपको याद ही होना चाहिए कि 20% 3 साल पे 72.8% बनता है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब बताइए कि दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलेंगे भैया डिफरेंस तो भैया 3.8% का है। तो 3.8% डिफरेंस है वो किस पे आएगा, तो आप बोलेंगे 8,000 पे। तभी तो पता चलेगा कि भैया कितना अधिक प्राप्त हुआ ब्याज। तो चलिए 3.8% 8,000 पे कितना होगा, डिजिट्स में लगाना होता, अगर कुछ ऐसा कैलकुलेटिव होता तो डिजिट्स में लगाते, पर इसमें कैलकुलेटिव तो कुछ है नहीं तो डिजिट्स में लगाएंगे नहीं। इसमें परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगा और ये पॉइंट से 1 जीरो गया, तो भैया 38 × 8 करना है। इसका मतलब 38 64 के 4 हासिल 6, 38 24 और 6 30, इसका मतलब आंसर हो गया 304। मैंने किया क्या, इस क्वेश्चन में बोला क्या है इसने, इस क्वेश्चन में बस हाँ, तो ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन सी। ठीक है,
इस क्वेश्चन में इसने बोला क्या था, तो कुछ नहीं, राम और दीप्ति दोनों को 8,000 मिला है, एक को 30% पे मिला है सालाना, और एक को मिला है 30%, उसको भी मिला है, पर उसको मिला है भैया 8 मंथली कंपाउंडेड, मतलब 8 महीने वाले चक्रवृद्धि ब्याज में मिला है। तो 8 मंथली के कारण उसका इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 20% और साल बन जाएगा 3 साल। तो राम के लिए हो जाएगा 69% और दीप्ति के लिए हो जाएगा 72.8%, दोनों के बीच का डिफरेंस होगा 12.8%। तो 8,000 का 12.8%, सॉरी दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 3.8%, ठीक है। तो 8,000 का 3.8% निकाल लेंगे तो अपना आ जाएगा आंसर। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। हाँ, लेकिन CBT 2 का एग्जाम है जिसका लेवल 5 वाइव का, वैसे भी आप 8 मंथली 4 मंथली ये सब कर ही ले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बराबर क्वेश्चन पूछ रहा है, आप देख ही रहे हैं, तो अच्छा कीजिए उस चीज़ को। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है कृतिका ने निधि को 1 वर्ष के लिए 25% वार्षिक ब्याज दर पर 64,000 रुपये उधार दिए, जो अर्धवार्षिक है। क्वेश्चन पढ़िएगा, कंपाउंडेड है, हाफ ईयरली, ठीक है। तो हाफ ईयरली कंपाउंडेड का मतलब समझते हैं। हाफ ईयरली कंपाउंडेड का मतलब होता है कि दर आधा होता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाता है और टाइम जो है 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि निधि द्वारा भुगतान किया जाने वाला ब्याज याद कीजिए, कुछ नहीं है, 25% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन बात किया है अर्धवार्षिक का, मतलब हाफ ईयरली का, और टाइम दिया है 1 साल, तो टाइम तो हो जाएगा 2 साल, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा हाफ, हाफ का मतलब होता है 12.5। अब 12.5% का ना आप लोग को वैल्यू याद होना चाहिए। 12.5% का वैल्यू होता है 1/8, ठीक है। तो जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो उसमें परसेंटेज के सारे वैल्यू मैं आपको याद करवाऊंगा। अभी के लिए बस आप समझ लीजिए 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। तो 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है। चूंकि ये CI है तो CI में जुड़ते चला जाता है, आपको मालूम होगा। तो ये 8 है ना, 8 में एक जुड़ के ये बन जाएगा कितना, 9, मतलब ये 8 से 9 बन जा रहा है 1 साल में। 2 साल की बात करेंगे तो फिर एक बार 8 से 9 बनेगा। इसका मतलब है ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। अगर प्रिंसिपल 64 है तो अमाउंट बन जाएगा 81। तो डिफरेंस कितने क्या आया, चूँकि प्रिंसिपल से अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो मुझे इंटरेस्ट पता चलता है, तो इसमें आ जाएगा 17, मतलब 17। लेकिन 64 तो दिया नहीं, प्रिंसिपल अपना दिया है 64,000 रुपये। इसका मतलब है इसका 1000 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 64,000। इसका मतलब जो ब्याज आया है 17 आया है, तो 17 में भी क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे, तो आंसर अपना आ जाएगा 17,000। खत्म, क्वेश्चन हो गया भैया आंसर बी। कोई दम था क्वेश्चन में? कोई दम नहीं था। सिंपल सी बात है, 25% इसने दिया है, बोला है कि अर्धवार्षिक है, इसका मतलब 25 का आधा 12.5 हो जाएगा, और टाइम 1 साल का दिया है अर्धवार्षिक के कारण वो टाइम हो जाएगा 2 साल, और 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। इसका मतलब कोई भी प्रिंसिपल अगर 8 है तो वो 9 बन जाएगा, फिर अगले साल 8 है तो फिर 9 बन जाएगा, 2 साल में टोटल। अगर वो 64 है तो बन जाएगा 81। तो ब्याज कितना आएगा, 17। लेकिन 64 तो दिया नहीं, इसने दिया 64,000, मतलब 3 जीरो चिपका दिया है, तो बस भाई जो ब्याज है उसमें भी 3 जीरो चिपका देंगे। 17 है, 17 में 3 जीरो चिपका दिए तो आंसर आएगा 17,000। खत्म। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही लवली क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बताता हूँ। ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 7/8 की गति से चलता है, मतलब इफ ए मैन वॉक्स at 7/8 of his usual speed, he reaches his office 20 minutes late than usual time. Find the usual time he takes in minutes. इसका मतलब कोई आदमी अपने सामान्य गति का 7/8 से अगर चलता है तो जो अपना कार्यालय, जो उसका ऑफिस होता है, उसमें 20 मिनट के देरी से पहुंचता है। तो हम क्या करेंगे, इस 7/8 में ना, 7/8 जब 7/8 की बात करेगा तो हम 8 को ही मान लेंगे उसका यूजुअल स्पीड। जैसे ही यूजुअल स्पीड 8 को माने, यानी कि पहले अगर स्पीड 8 था तो स्पीड 8 से हो जाएगा बाद में 7, क्योंकि 8 का 7/8 7 होता है, ठीक है। तो आपको पता है, मैंने पहले ही बताया कि जब डिस्टेंस अगर सेम होगा तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, मतलब स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा होता है। यानी कि अगर स्पीड का रेशियो 8 से 7 हुआ, चूँकि इसने कहा है ना कि अपने 7/8 गति से चलता है, तो यानी कि 8 अगर मैंने उसका वास्तविक गति मान लिया तो उसका 7/8 कितना होगा, 7 होगा। तो टाइम क्या होगा, टाइम इसका रिवर्स हो जाएगा, तो टाइम अगर हो जाएगा 7 से 8,
तो भैया टाइम में कितना देरी हुआ था, बोलेंगे रेशियो में तो 1 हुआ, पर हुआ कितना, तो आप बोलेंगे 20 मिनट। यानी 1 का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे 20 मिनट। इसका मतलब 7 का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे, चूंकि सामान्य सामान्य टाइम तो भैया क्या बोला है, सामान्य समय बोला ना बताने के लिए, सामान्य समय तो 7 ही है, बाद में लेट करके नहीं 8 लगा रहा है, समान समय तो 7 ही है, तो 7 का वैल्यू क्या होगा, 7 × 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 140 मिनट। हो गया आंसर, खत्म। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समलंब की समांतर भुजाओं की एक युग्म की लंबाई है क्रमशः 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। इन दोनों पक्षों के बीच की लंबत दूरी है 12 सेंटीमीटर। तो समलंब का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है। समलंब चतुर्भुज है, मालूम है समलंब चतुर्भुज होता क्या है, तो आपको पता होगा कि समलंब चतुर्भुज मतलब ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का फिगर भी आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है। तो जो समांतर होता है इसमें इसमें पैरेलल साइड कौन सा होता है, ये दोनों पैरेलल साइड होता है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है, 18 और 15 है। इसका मतलब ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे 15 सेंटीमीटर। ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे 18 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि इसके बीच की दूरी, लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है, मतलब इसके बीच का जो हाइट होगा, जो कहीं पर 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ इस हाइट का वैल्यू कितना दिया है, तो आप बोलेंगे हाइट का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं, इसका एरिया पूछा है, तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है भैया कि ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, तो आप बोलते हैं कि 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। तो ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, ये ए प्लस बी क्या है, इसका पैरेलल साइड है, जो समांतर भुजा है पैरेलल साइड है। तो पैरेलल साइड है क्या, 15 और 18 दोनों का योग ले लेंगे तो भैया हो जाएगा 1/2, और दोनों का योग का मतलब है 18 और 15 कितना होता है, तो बोलेंगे 33 इंटू हाइट कितना दिया है 12, तो काटेंगे तो भैया 2 से 6 से जाएगा, तो 2 छक 18, 6 से गुना करेंगे तो 36 18 19 का मतलब है 198 सेंटीमीटर में दिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 198 सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म। कुछ नहीं है, ट्रेपीजियम दिया था, ट्रेपीजियम का दोनों पैरेलल साइड दिया, तो हाइट दिया था, तो फार्मूला तो बच्चे बच्चे को पता है 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट। तो भैया उस फार्मूले से अपना आंसर निकाल देंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 54 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इच इक्वल साइज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो भैया बना लेते हैं। तो ये हो गया अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये चलिए बना लिए। तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक बराबर भुजा जो उसका इक्वल साइड है, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, जिसका दो भुजा समान होता है, तो इसका नाम दे दूं मैं जरा, ए बी सी। तो मान लो कि ए बी और ए सी बराबर है और दोनों का दिया है कितना 45 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगा 45, ठीक है। बोल रहा है आधार कितना है बेस, तो 54, तो यानी कि जो बेस है वो कितना दिया है 54। तो बोल रहा है इसका एरिया निकालने के लिए, एक्चुअली इसके एरिया का एक फार्मूला होता है लंबा चौड़ा, उस फार्मूला से हम लोग को ज़्यादा मतलब होता नहीं है। देखिए अगर आप लकी है तो बड़ा अच्छा से रिजल्ट निकल जाएगा इसका। कैसे, आपने इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, यही इसका हाइट होता है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यही इसका मीडियन होता है। आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ज्योमेट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, ये इसको बराबर बराबर भाग में बांटता है, इसका मतलब अगर ये 54 है तो इसका मतलब ये 27 होगा, और ये भी कितना होगा 27। अब आप बताइए क्या ये, एक मिनट में दिखा दूँ जरा मैं आपको, इस पे आते हैं, ये ट्रायंगल, ठीक है। किसी एक ट्रायंगल को पकड़ लीजिए, उधर वाले इधर वाला, किसी एक को पकड़ लीजिए, दोनों सेम ही होने वाला है, ठीक है। तो ये अपना क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है कि नहीं बन जाता है, ठीक है। तो ये 27 है, ये 45 है, तो कोई एक ट्रिपलेट लगाइए जो इस पर लग जाए। तो आपको पता है कि ये क्या लिखा हुआ है 9 × 3 लिखा हुआ है, एक क्या लिखा हुआ है 9 × 5 लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। ट्रिपलेट तो ऐसे बहुत सारे होते हैं पर आपको याद होना चाहिए, एक जैसे 3 4 5 हो गया, 6 8 10 हो गया, इसी का मल्टीपल है। वैसे तो बहुत सारे हैं, 5 12 13 है, फिर आपको 7 24 25 है, फिर आपको 8 15 17 है, फिर उसके बाद 9 40 41 है, 11 60 61 है, बहुत सारे हैं, मतलब 12 35 37 है, उसके बाद 16
63 65 होता है, एक होता है 39 80 89, एक होता है 28 45 53, एक होता है 36 77 85। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट आपको पता होने चाहिए, बहुत सारे जो क्वेश्चन में मतलब एक्चुअली में एग्जाम में बहुत काम आते हैं। मैंने आपको हल्का फुल्का व्यू दे दिया, आप चाहे तो इसको लिख के रख सकते हैं। खैर, यहाँ तो 3 4 5 के ट्रिपलेट का यूज हुआ, यानी कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 5 है, इसका मतलब 4 होगा, और 9 से सब में मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप कहेंगे, एक मिनट में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप कहेंगे हाइट कितना आ गया, तो आप बोलेंगे भैया 36 आ गया। तो भैया किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो आप बोलेंगे एरिया तो भैया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 हो गया, बेस तो हमको पता था कि 54 है, हाइट निकल के हम लोग ला दिए कितना 9 चौका 36, तो काट लेंगे भैया, 2 से काटेंगे तो 18 दूनी 36। अब जो भी आंसर आएगा उसको देख लेंगे। तो भाई आपको मालूम है कि 8 में जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 आने वाला है, चूंकि 8 चौका 32 होता है। देखते हैं लास्ट में 2 किस में है, तो भैया 2 तो एक ही दिख रहा है हम लोग को, 972। इसका मतलब हो जाएगा 972, तो 972 लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म। देखिए किया गया मैंने। वैसे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक एरिया का फार्मूला होता है, पर फार्मूला को गोली मारो। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे जो 20 27 में डिवाइड कर देगा, ट्रिपलेट लगा देंगे, हाइट पता चल जाएगा। बस हम लोग को पता है कि एरिया होता क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो लिख देंगे 1/2, बेस तो पता ही था, हाइट मैंने निकाल लिया, करेंगे तो हो जाएगा 972 आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए बी और सी की दक्षताओं मतलब एफिशिएंसी का जो रेशियो है वह 3:5:8। एक साथ कार्य करते हुए वे इसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि केवल ए और बी 12 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं और छोड़ देते हैं और सी शेष कार्य को पूरा करने के लिए आता है, तो सी कितने दिनों तक कार्य करेगा। एक बात बताइए जरा मुझे, टोटल वर्क का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क का मतलब होता है जो इफ़िशियंसी है वो, और जितना टाइम लगा रहा है वो। इफ़िशियंसी इंटू टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क निकल के आता है। या तीनों का इफ़िशियंसी मिला के है कितना, तो आप बोलेंगे 5 3 8। अच्छा, आपने देखा क्या कि जो ए और बी है वो दोनों का जो इफ़िशियंसी है मिला के 8 है, और सी का अकेले भी 8 है, यानी कि ए बी का जो रेशियो है साथ में वही सी का रेशियो है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में आगे काम आएगा। ठीक है, बोला एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि 5 3 8 और 8 16, यानी कि 16 जो इसका एफिशिएंसी है और टाइम ले रहा है 15 दिन, तो ये निकल के आ जाएगा भैया टोटल वर्क। टोटल वर्क निकल के आ गया। अब बोल रहा है कि केवल ए और बी 12 दिन के लिए एक साथ कार्य करते हैं और छोड़ देते हैं, तो सी शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों में कितने दिन में कार्य करेगा। ठीक है, एक बात बताइए, ए और बी का एफिशिएंसी मिला के भी 8 है, सी का भी 8 है, तो क्यों ना टोटल काम को मैं किसी एक आदमी से करवा लूँ, या तो सी से करवा लूँ या फिर ए प्लस बी से करवा लूँ, तो बात बराबर ही होगा। टोटल काम को करवा लूँगा और मैं 12 माइनस कर दूंगा, सिंपल सी बात है। तो 16 और 15 का मतलब है कि दोनों मिलकर टोटल वर्क बना रहा है। टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे अगर हम इफिशियंसी से, तो ए और बी का साथ का इफिशियंसी कितना है, तो 8 है, यानी कि 8 से अगर हम डिवाइड कर दें तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 15 दूनी 30। टोटल काम ए और बी मिलकर करेगा 30 दिन में। ठीक है, जबकि 12 दिन काम कर चुका है ऑलरेडी, तो 12 दिन इसमें घटा लेंगे तो भैया अपना हो जाएगा 18 दिन। बाकी जो रेस्ट काम है सी करेगा 18 दिन। ये तब हुआ ऐसे जब ए और बी का जो रेशियो है ना वो सेम है, किसके रेशियो के, ए और बी का जो रेशियो है सेम है सी के रेशियो के। अगर अलग होता तो फिर अलग तरीका तो है ही अपने पास, लेकिन यहाँ पर एक फायदा क्या कि ए बी का जो रेशियो है वो सेम है सी के वो सेम इफिशियंसी है जो सी का इफिशियंसी है। तो क्या किया मैंने, बस 16 इंटू 15 किया तो टोटल वर्क निकल के आ गया। टोटल वर्क को मैंने किसी एक से, ए और बी से या फिर सी, किसी एक से मैं डिवाइड, किसी एक की इफिशियंसी डिवाइड किया तो टोटल दिन निकल के आ गया। दिन में से 12 दिन ए बी कर चुका है तो बाकी का 18 दिन और करेगा, या फिर ए बी करे या सी करे, बात तो बराबर ही है। ये हो गया अपना तरीके से, लेकिन इसका ना तो बनाने का एक तरीका और होता है जो लोग बनाते हैं। वैसे कैसे बनाते हैं मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो भैया 5 3 8 और 8 16, 16 गुने 15, ये टोटल काम हो गया। फिर इक्वल करेंगे, कर रहा है ए और बी 12 दिन के लिए, तो ए और बी का भैया कितना एफिशिएंसी है, तो 5 3 8, तो 8 से करेगा 12 दिन के लिए, प्लस अब जो करेगा वो सी करेगा, तो सी की एफिशिएंसी कितना है, तो आप बोलेंगे 8 ही है। कितना दिन करेगा वही तो निकालना है, तो एक्स लिख देंगे।
तो आपको पता है 16 को जो 15 से गुना करेंगे, एक काम करते हैं ना, यहाँ से 8 जो है कॉमन ले लेते हैं, तो 8 कॉमन ले लेते हैं भैया। जैसे ही 8 कॉमन लेंगे, काट ही लेते हैं ना, 8 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ कितना हो गया 30, 30 इक्वल टू हो गया 12 प्लस एक्स, तो x इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 12 का मतलब हो गया 18, तो 18 डेज अपना आंसर होगा। खत्म। कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है 2 साइन वाई प्लस कॉस वाई ये इक्वल है √5 साइन वाई के। ठीक है, तो tan वाई को वैल्यू चाहिए हम लोग को। तो कुछ नहीं करेंगे, साइन वाई से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय साइन वाई। ठीक है, डिवाइड करते हैं। यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, आप बोलेंगे 2 बचेगा। यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, आप बोलेंगे कॉट वाई बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, √5 बचेगा। और कुछ बचेगा क्या, नहीं। तो आप उनको पता चल गया कि भैया कॉट वाई का वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे √5 माइनस 2। tan वाई का वैल्यू क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 1/, कर देंगे। तो आप करेंगे तो आपको आ जाएगा √5 प्लस 2। क्वेश्चन हो गया खत्म, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए, तो सेशन आज का ख़त्म हो रहा है। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करें, और प्लीज़ लोगों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, फिर लोगों को बताइए मेरे बारे में कम से कम। तो थैंक यू। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में तो कुछ दम था नहीं। और आप थोड़ा सा ना सब्सक्राइब किया कीजिए, लोगों के पास शेयर किया कीजिए। आप वीडियो देखते हैं तो थोड़ा लाइक किया कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट किया कीजिए किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, नहीं है। और थोड़ा सा लोगों के पास शेयर कीजिए, बताइए मेरे बारे में। ठीक है, इतनी अच्छी अप्रोच के साथ मैं सिखा रहा हूँ। अभी तो चलिए एनटीपीसी का पार्ट चल रहा है। ठीक है, जब मैं चैप्टर लेकर आऊँगा तो आपको सही में मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आप रेडी रहेंगे उसके लिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए आपको थैंक यू, बाय।